करेंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के। जो आपका पिछले वर्ष जो पेपर हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन के क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी बच्चों के डाउट हैं कि क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा। मतलब 60 नंबर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपको करना है और ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो 5 3 ज़ा 15, तो 60 नंबर के आपके एमसीक्यू रहेंगे और 15 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके जितने भी पेपर्स हैं इन टर्म एग्जाम में, सारे पेपर्स इसी के पैटर्न पर होंगे। ठीक है, और बाकी के पेपर्स मैंने जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पेपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर, ये सारे पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है। आप जाकर देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाई सतत विकास का जो क्या अर्थ है। पहला है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बी है अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम, सी है हारमोनी विथ नेचर, कि डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास का अर्थ क्या होता है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें से क्या है, सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, ऑलरेडी मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट पे कंप्लीट आपके जो भी सिलेबस है, मैंने कंप्लीट सारे टॉपिक, सारे यूनिट्स को कवर किया है। आप टारगेट सेमेस्टर के चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की कंप्लीट सीरीज मिलेगी। आप उतना पढ़ लो, आपके लिए एनफ है। ठीक है, चाहे थ्योरी हो चाहे एमसीक्यू। ठीक है, मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की हो जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से एक लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, हारमोनी विथ नेचर एंड ऑल ऑफ दी अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, पूछा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। पहला है इशू ऑफ करेंसी, बिल्कुल करता है, आरबीआई का फंक्शन है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल है। वॉच डॉग ऑफ द अनइथिकल कंपटीशन इन द मार्केट, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी होगा। पूछा है नॉट। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके नॉट वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, आरबीआई का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। वो व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में उनको क्या एक रिटर्न प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, रोजगार, पेशा, के इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाई। एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। तो पूंजी बाजार का नियंत्रण जो भारत में किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, सेबी के द्वारा, आईआरडी के द्वारा। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, एग्जाम में काफ़ी आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, आईआरडी का फुल फॉर्म। तो ये सारे जो फुल फॉर्म है आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, FIPB स्टैंड फॉर। देखिए, ये भी एक फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन है। FIPB का मतलब क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड, बी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेटरी बोर्ड, कि सी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी बोर्ड, कि डी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो FIPB जो है स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट परमिटेड। एफडीआई का ऐसा किस क्षेत्र में नहीं है, उसको पहचानना है। ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल की एटॉमिक एनर्जी। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर एफडीआई जो है परमिटेड नहीं है। तो 6 का आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द वैल्यू एंड बिलीव्स ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा कौन सा पर्यावरणीय कारक मूल्य है नियंत्रित करते हैं, समाज के परंपरा और रीति रिवाजों को भी नियंत्रित करते हैं। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स की सोशियो कल्चर फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि वैल्यू और जो बिलीव्स ट्रेडिशन कस्टम्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो दैट इज अ सोशियो कल्चर फैक्टर हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति कारक आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंट एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड फॉर। यहाँ पर जो PEST पेस्ट दिया गया है, इसमें ई का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल की एजुकेशनल। तो 8th का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच organization monitor their relevant information to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decision। ऐसा कौन सा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि क्या मॉनिटर करता है उसके रिलेवेंट इन्वायरमेंट को, ताकि क्या आइडेंटिफाई कर सके, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी क्या थ्रीट्स हैं अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो संगठन के जो भी राजनीतिक निर्णय होते हैं उसको, उद्देश्य को लेने के लिए, जो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो भी अवसर होते हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, उसके खतरों को पहचानने के लिए वातावरण की निगरानी कौन करता है, फोरकास्टिंग, असेसमेंट, स्कैनिंग की नन ऑफ दी अब। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर स्कैनिंग करना। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आपकी वो आती हैं सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उसके द्वारा क्या किया जाता है, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चुनौतियां हैं, ठीक है, जो भी थ्रेट्स हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम स्कैनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू। संगठन और पर्यावरण के बीच जो भी संबंध वर्णित किया जा सकता है, ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बी है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, सी है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर की डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो रिलेशनशिप किसके बीच, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच, हम किसके द्वारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, आर्थिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल्स, कंज्यूमर बाइंग पेटेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग के इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। तो कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का यहाँ पर पार्ट नहीं पूछा, तो इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या कहते हैं हम, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसे हम जनसांख्यिकी इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश विद देयर ऑन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। डैश अपनी स्वयं की सौदेबाजी की शक्ति से उद्योग की लागत संरचना को प्रभावित करते हैं। इंटरमीडियरीज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं कि गवर्नमेंट होते हैं। तो 13 का आंसर वो कौन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। बाजार की जो मूल्य संवेदनशीलता सूक्ष्म वातावरण के किस तथ्य को एक महत्वपूर्ण कारक है, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज की कस्टमर्स। तो 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो होते हैं प्राइस सेंसिटिव। एक मार्केट का सबसे बड़ा अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाए तो कौन होता है, कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हु ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो केंद्रीय स्थिति अगर हम बात करें, मीन्स किसका सेंट्रल पोजीशन रहता है, कंज्यूमर का, कस्टमर का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑल ऑफ दी अबव का। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पोजीशन की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर, उपभोक्ता का क्या होता है, वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे एक सेंट्रल पोजीशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेबी हैज
टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ग्रुप विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट। सेबी को उस समूह की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए जिसने बाजार का गठन किया गया हो। द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टर्स, द मार्केट इंटरमीडियरीज की ऑल ऑफ दी अब। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा कि सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मार्केट में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, ये क्या करती है? कस्टोडियन ऑफ द नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेबी, आरबीआई एंड आरडीआई। इन सारे के फुल फॉर्म आप पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है सारे के फुल फॉर्म। सेबी के, आरबीआई के, आईबीआई, ये सब क्या है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन है कि गोल सेटिंग बॉडीज़ हैं। तो सेबी है, आरबीआई है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, नियामक संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फेमा इज अ प्लेसमेंट टू विच एक्ट। फेमा किस अधिनियम का प्रतिस्थापन है? मतलब फेमा को रिप्लेस करके कहाँ, मतलब इसका रिप्लेस करके कौन सा आया है? एमआरटीपी एक्ट, फेरा, कंपटीशन एक्ट की कंपनीज एक्ट। तो 19 का आंसर ये कौन सा है? फेरा। ठीक है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको प्लेस करके क्या हो गया? एम मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कौन सी ऐसी सरकार की नीतियां हैं जो बदलाव का व्यापार उद्योग पर असर है? इंक्रीज द कॉम्पिटिशन, नीड फॉर चेंज, आउट डिमांडिंग कस्टमर्स की ऑल ऑफ दी अब। तो 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे जो है हमारे इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है 21 है, लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण का मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट, बी है इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमी, सी है एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल की, डी नन ऑफ दिस। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम जाने तो हमने तीनों टॉपिक्स को कवर किया है एलपीजी पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, लाइसेंस की समाप्ति करना और सरकार नियंत्रण की कमी। नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम है? इकोनॉमिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल की ऑल ऑफ दी अब। तो कौन सा इसमें से डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो 22 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस आते हैं। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। मतलब इसमें से कौन सा व्यापार और उद्योग पर सरकारी नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है? इंक्रीज अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें, मोर डिमांडिंग मार्केट की, कस्टमर की बात करें, मार्केट ओरिएंटेशन की बात करें, एग्रीकल्चर प्राइजेस में भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होता है? नहीं बताता। एग्रीकल्चर प्राइजेस में जो भी नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट 24 है, रिलैक्सेशन, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ओवर द बिजनेस इंडस्ट्री मीन। व्यापार एवं उद्योग पर लगाए गए जो भी नियंत्रण और प्रतिबंध में ढील का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नन ऑफ दीज। तो 24 का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के कौन कौन से तत्व हैं? एसएलआर, सीआरआर, एक्सचेंज रेट की ऑल। तो मॉनेटरी पॉलिसी के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स होते हैं मौद्रिक नीति के, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। नेक्स्ट 26 है, द मोस्ट रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का सबसे तेज बदलने वाला तत्व कौन सा है? पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक की सोशल। तो सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग किस में होता है, किस एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजिकल, प्रौद्योगिक। ठीक है। 27, द पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच इज हैज़ टू कीप विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है। राशियों का जो भाग नकदी के रूप में, मतलब किसी वाणिज्य बैंक में अपनी कुल जमा राशियों का भाग नकदी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता, उसे हम सीआरआर बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं, बैंक रेट की रेपो रेट।
CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैंड फॉर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कुछ हिस्सा अपने रखता है अपने कैश के फॉर्म में, तो वो कौन सा है? SLR, सॉरी CLR, ओह माय गॉड एक सेकेंड, CRR कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इकोनॉमी विच इज रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। अर्थव्यवस्था जिसका नियमन और प्रबंधन निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। सोशल, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट की मैक्रो। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। नेक्स्ट है 29, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रिफर्स टू। तृतीय सेक्टर का शब्द का अर्थ क्या है? वॉलंटरी सेक्टर, हाई टेक इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर की स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो थर्ड सेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, बाई विच एक्ट गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। सरकार किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की जांच करता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा, फेमा के द्वारा, एग्जिम के द्वारा, MRTP एक्ट के द्वारा। 30 का ऑप्शन हो जाएगा MRTP एक्ट के द्वारा। क्या होता है? गवर्नमेंट चेक करता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को। ठीक है। नेक्स्ट 31 है, कंपनी इमेज। कंपनी इमेज इज अ फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस। कंपनी की छवियां व्यवसायों को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? एक्सटर्नली, इंटरनली, बिजनेस पॉलिसी की नन। तो 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्सटर्नली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 32 है, डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज। ऐसा कौन सा इसमें से इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर आधारित है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड की मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवादी। नेक्स्ट है 33, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड फर्स्ट इन। सबसे पहले औद्योगिक नीति पास किया गया था 1947 में, 1948 में, 1991 में कि 1956 में। तो 33 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नेक्स्ट है 34, इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर देखिए प्राइवेटाइजेशन की स्पेलिंग बहुत गलत है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, पेपर में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बिगेन फ्रॉम 1971, 1981, 1991 की 1976। तो कब शुरुआत की गई? तो 34 का यहाँ कब स्टार्ट किया गया? दैट इज 1991, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सा मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? डिफिसिट फाइनेंसिंग, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की रेपो रेट। कौन सा नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का साधन नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ये, डिफिसिट फाइनेंसिंग जो नहीं है, ए। नेक्स्ट है 36, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है? मनी एंड द कैपिटल मार्केट, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की पर्सनल कैपेबिलिटीज। तो कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, मनी एंड कैपिटल मार्केट जो है वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट के क्या है? एलिमेंट नहीं है। 37 है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मनी इज इन एन इकोनॉमी इज रिफर्ड एज। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा विस्तार और संकुचित संदर्भित है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी की नन। तो कौन सा है? दैट इज 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा जनसांख्यिकी वातावरण का तत्व नहीं है? एज स्ट्रक्चर, फैमिली साइज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नेशनैलिटी। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 39 है, मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, गवर्नमेंट फैक्टर्स की डी ऑल। मैक्रो इन्वायरमेंट मिलकर बनता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। मैक्रो इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वर्क इन्वायरमेंट। पूछा एक विषम को खोजें, तो सबसे विषम इसमें वर्क इन्वायरमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।